हेलो बच्चों, क्या हालचाल है सबके। इकोनॉमिक्स की क्लासेस में अब हम आगे बढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। बेसिकली नया टॉपिक मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर अभी हमारा ऑनगोइंग है डिमांड एंड सप्लाई का। एंड डिमांड एंड सप्लाई के इस चैप्टर के अंदर जो कि हमारा बहुत बड़ा जर्नी रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे वेराइटी ऑफ टॉपिक्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो अभी तक तो हमने केवल डिमांड के जो टॉपिक्स थे उसको फिनिश किया था। अभी हम डिमांड के टॉपिक को एक स्टेप फर्दर और लेके जा रहे हैं एंड वी आर एंटरिंग इनटू द टॉपिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको केवल मेरी बातें सुननी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक कहानी सुना रहा हूं, आप इस कहानी के ऊपर ध्यान दें, समझें इस चीज को, और फिर उसके बाद में लिखने वाला काम अपन एक साथ करेंगे। ठीक है, लिखना कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है, आपको कॉपी करना है, दैट इज नॉट अ वेरी बिग मैटर, बट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों पहली बात तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इतना बड़ा टर्म नहीं, मैं एक छोटा इसको शॉर्टकट नेम देना चाहता हूं, दैट इज व्हाट ई डी। ठीक है, सो व्हेन एवर आई विल से ई डी, इट मींस व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चों ये क्या चीज है, ध्यान देंगे अपनी स्क्रीन पर आप लोग। लेट अस से एक कमोडिटी है और उस कमोडिटी का नाम है कॉफी। ठीक है बच्चों, एक कमोडिटी है जिसका नाम है कॉफी। तो कॉफी के केस में आपने ये ऑब्जर्व करा कि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है, तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो ओवरऑल बेसिस पर कम हो जाती है। ऐसा आपका ऑब्जर्वेशन है मार्केट में कि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड क्या है, कम हो गई। ठीक है, और अगर कॉफी का प्राइस कम हुआ तो ओवरऑल बेसिस पर मार्केट में कॉफी की डिमांड ज्यादा हो गई। हाँ जी, आप मुझे बताएं इसको अपन क्या बोलते हैं। तो आपका ऑफ कोर्स आंसर आ रहा होगा कि सर जो पहले वाला केस है आपने हमको पढ़ाया था, ये जो पहले वाला केस है इसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और जो दूसरे वाला केस है इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, ऑफ डिमांड। तो प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुआ, प्राइस घटा, डिमांड ज्यादा हो गया। सो आइदर इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और इट इज एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो बच्चों कॉफी का प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हुआ एंड कॉफी का प्राइस घटने पर डिमांड ज्यादा हो गया। अगर मैं कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा लेकर आऊं, तो लेट अस से कि पहले कॉफी का ओरिजिनल प्राइस ₹50 था और तब उस समय कॉफी की डिमांड थी 100 यूनिट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इससे क्या है एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा, है ना। पहले कॉफी का प्राइस ₹50 फॉर अ जार था, जो कॉफी का पाउडर आता है, चाहे आप नेस्कैफे की बात करें। ठीक है, तो नेस्कैफे का जो कॉफी का पाउच है या जो जार है उसका ₹50 अमाउंट था और उस समय 100 यूनिट्स की मार्केट में डिमांड थी। जैसे ही कॉफी के पैकेट का प्राइस या कॉफी के जार का प्राइस ₹50 से ₹60 हो गया, तो उसकी डिमांड 100 यूनिट्स की जगह पर 80 यूनिट्स हो गई। 100 की जगह पर कितनी हो गई, 80 यूनिट्स हो गई, यानी डिमांड कम हो गई। कॉमन सेंस वाली बात है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा। और ऐसे ही अगर कॉफी का प्राइस जो पहले 50 था, अगर वो 40 हो जाता है, यानी अगर प्राइस कम हो जाता है, तो उसकी डिमांड 100 की जगह पर 140 यूनिट्स हो जाती है, यानी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा। ये मेरा पहला एग्जाम्पल है। आई होप आपको मेरा एग्जाम्पल समझ में आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। लेट अस से अ टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन है, इट इज अ एलईडी टेलीविजन। आपने सुना होगा ना इसके बारे में। पहले के टाइम पे वो बड़े बड़े बॉक्सेस के टीवी आते थे, आजकल के टाइम पे बड़ी पतली पतली स्क्रीन के टीवी आते हैं, इनको हम बोलते हैं एलईडी टीवीज। ठीक है, प्लाज्मा टीवीज भी आते हैं ऑफ कोर्स। सो ये जो एलईडी टीवीज हैं, इनका जो डिमांड है वो कम हुआ जब कंज्यूमर की इनकम डिक्लाइन हो गई। जब कंज्यूमर की इनकम डिक्लाइन हुई, इनकी डिमांड कम हो गई। और जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई,
तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब आपके दिमाग में शायद एक बात आ रही होगी कि सर आई थिंक कि जो एलईडी टीवीज हैं दे माइट बी अ नॉर्मल गुड, क्योंकि नॉर्मल गुड के केस में ही ऐसा होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है, राइट। तो यहां पे आप देखें चेंज आया किसकी वजह से आया, इनकम की वजह से आया। डिफरेंस क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिया था, यहाँ पे जो चेंज आया बच्चों, इट इज बिकॉज ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीएक्स। जो पहले वाला चेंज है, इट इज बिकॉज ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी नोन एज व्हाट, पीएक्स। बट जो यहाँ पे सेकंड वाला चेंज है, क्या वो ओन प्राइस की वजह से है? नो, इट इज बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि ये अदर थिंग्स की वजह से यहाँ पे चेंज आया। एंड दिस अदर थिंग इज नोन एज व्हाट, वाई, यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल ले सकता हूं, एंड दिस एग्जाम्पल इज ऑफ कोक। और वैसे हमने डिमांड के टॉपिक के अंदर भी ये वाला एग्जाम्पल लिया था कि बच्चों जो कोक की डिमांड है वो यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट जो पेप्सी का प्राइस है बच्चों, पेप्सी का प्राइस ना ज्यादा हो गया। पेप्सी का प्राइस ज्यादा हो गया तो पेप्सी कॉस्टली हो गई। तो कुछ कंज्यूमर्स जो पहले पेप्सी कंज्यूम कर रहे थे उन्होंने अपनी डिमांड कोको कोला की ओर शिफ्ट कर दी। इन द सेम वे, अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाता है बच्चों, अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाता है तो पेप्सी गेट्स चीपर इन टर्म्स ऑफ कोका कोला। तो अब कुछ कंज्यूमर्स ने जो अपनी डिमांड है वो कोक से पेप्सी की ओर शिफ्ट कर दी, यानी जो यहाँ पे डिमांड है किसका, कोक का, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो डिमांड यहाँ पे कोक का इंक्रीज हो गया एंड यहाँ पे डिमांड कोक का कम हो गया। सो आई हैव गिवन यू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स। अब ये जो एग्जाम्पल है वो किस चीज का है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, यानी कि ये है पीओ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। एंड अदर गुड्स को अपन क्या बोल सकते हैं, क्रॉस गुड्स भी बोल सकते हैं। एनीवेज, इन तीनों एग्जाम्पल से मुझे ये बात मालूम चल रहा है कि या तो डिमांड बढ़ रहा है या डिमांड कम हो रहा है। जो पहला पहला केस है उसमें हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बट जो केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 है वहां पे अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इट विल बी शोन बाय शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। और जो पहले वाला केस है उसको अपन शो करते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। यू माइट बी वंडरिंग कि सर आप नया क्या पढ़ा रहे हो, ये सब बातें डिमांड के अंदर भी आपने बोली थी हमको। बिल्कुल बच्चों, मैंने ये सब बातें आपको डिमांड के समय पढ़ाई थी, बट यहाँ पे हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए एक बार फिर से ये शॉर्ट रिवीजन करना जरूरी था कि डिमांड में चेंजेस आने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और क्या केवल ये 3 फैक्टर्स है? नहीं, इन 3 के अलावा टेस्ट भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी हो सकता है। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल। बट मैं यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंटली इन 3 फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, पीएक्स दैट इज द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम एंड द प्राइस ऑफ अदर गुड्स दैट आर सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज। यानी अगर इन फैक्टर्स में चेंज आएगा डेफिनेटली डिमांड में चेंज आएगा। नाउ हैव यू एवर थॉट कि सर ये चेंज कितना प्रपोर्शन आया, मतलब चेंज का प्रपोर्शन क्या है? क्या हम इस पर्टिकुलर चेंज को कोई वैल्यू या कोई नंबर असाइन कर सकते हैं क्या? क्या कभी आपने ये बात सोची? जैसे ह्यूमंस अपना सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी कार्डिनल नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर लेते हैं, तो क्या वैसे ही हम लोग यहां पे इस चेंज को नंबर्स के फॉर्म के अंदर मेजर कर सकते हैं क्या? कभी आपने सोचा ये वाली बात? हैव यू एवर गिवन अ थॉट अबाउट इट कि क्यों ना इस डिमांड के चेंज को एक नंबर असाइन करा जाए? मतलब मैं आपको ऐसा बोल दूं कि डिमांड में चेंज आया 30%, ठीक है, और डिमांड में जो ये चेंज आया उसकी वजह से डिमांड में डिग्री वाइज कितना चेंज आया, क्या हमको इसको डिग्री या कोई वैल्यू, एक न्यूमेरिकल नंबर एलोकेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। सो आई कैन एलोकेट अ पर्टिकुलर नंबर टू दिस काइंड ऑफ चेंज। यानी अगर मैं आपको बोलता हूं कि बच्चों पहले कॉफी का प्राइस 50 था जिसपे उसकी डिमांड 100 यूनिट्स थी, अभी कॉफी का प्राइस 60 है और उसकी डिमांड हो चुकी है 80 यूनिट्स, दैट मींस I can now assign a particular number to it कि कितना proportionate चेंज आया, कितना परसेंटेज चेंज आया, मैं इसका एक नंबर यहां पे निकाल सकता हूं। और जिस डिग्री पे चेंज आया, जितना डिग्रीज यहां पे चेंज आया बच्चों, मैं उसी को क्या बोलूंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इन शॉर्ट ईडी। सो व्हाट इज ईडी बेसिकली?
ED is basically measuring the responsiveness of change in quantity demanded. क्या मेजर कर रहा है? इट इज मेजरिंग द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, or with respect to what? The income of the consumer, or with respect to what? The price of the other goods. कहने का मतलब यह है कि डिमांड को चेंज करने वाले बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, तो डिमांड में चेंज आएगा डिफरेंट वेरिएबल्स के चेंज होने पर, बट कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा, कितनी डिग्री से ये चेंज आएगा, उस चेंज को मेजर करना, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना, क्या कहलाता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So whenever I say that I want a number, I want a numerical value, that if my demand is changing from 100 to 120 units and the price is falling from 8 to 7 rupees, then how much is the degree change in my demand? That degree can be denoted by what? The concept of ED. क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई. तो इसका मतलब ये हुआ कि ED को मेजर करने के, या आप कह सकते हैं कि ईडी को निकालने के यहाँ पे तीन अलग अलग तरीके हैं. एक तो आप ईडी निकाल सकते हैं जब चेंज प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा, तो इस तरह की ईडी को अपन क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. अगर डिमांड में चेंज आता है इनकम की वजह से, तो आप इसका भी डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको अपन क्या बोलते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. और अगर डिमांड में चेंज आएगा बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी कि हमारे क्रॉस गुड्स, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी ये जो ईडी है वो तीन तरह से निकाला जा सकता है: प्राइस ईडी, income ED and cross ED. The price ED is because of the own price of the commodity. Income ED is because of the changes in the income of the consumer, and the cross ED is because of the change in price of the other goods, whether they can be substitutes or they can be what? Complementaries. Is it clear or not? ठीक है. तो बच्चों आप ध्यान दें. अब I am first of all focusing upon the price ED, क्योंकि वो हमारा सबसे मेजर एरिया है इस टॉपिक का. द प्राइस ईडी. यानी कि बच्चों अगर जब मैं प्राइस ईडी की बात करूंगा, सो आई एम कंप्लीटली थिंकिंग अबाउट ओनली वन कॉन्सेप्ट, दैट डिमांड विल चेंज और डिमांड विल रिस्पॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन ओन प्राइस. तो अब मुझे ये मेजर करना है कि जब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा, जब ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होगा, तो उसके चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा. इसी को जब मैं मेजर करता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? प्राइस ईडी. एंड इसको मेजर करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? ट्राई टू अंडरस्टैंड. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. बच्चों फॉर्मूला क्या है? ध्यान दीजिएगा. परसेंटेज चेंज in quantity demanded divided by what? The percentage change in price. Percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price. Now I'll give you a very very simple example जहां पे आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे. ध्यान दें. कमोडिटी का प्राइस पहले था 15 रुपीज और बाद में चेंज हो गया ₹10 पर. बच्चों कमोडिटी का प्राइस पहले 15 रुपीज था, बाद में 10 रुपीज हो गया. व्हाट डू यू थिंक? हाउ मच इज द चेंज? द चेंज इज 5 रुपीज. नाउ आर यू एबल टू कन्वर्ट दिस चेंज ऑफ 5 रुपीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? क्या आप 5 रुपीज के चेंज को परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. यहां पे चेंज हुआ 5 रुपए, किसके कंपैरिजन में? 15 रुपीज के कंपैरिजन में. सो ये चेंज कितना है? इट इज 1/3, यानी 5/15. और अगर परसेंटेज की बात करें तो 33.33%. नहीं समझ में आया? चलो इससे भी आसान एग्जाम्पल ले लो, कोई बात नहीं. एक काम करते हैं, इसको और आसान करते हैं, फिर तो आपको समझ में आ ही जाएगा. मान लेते हैं पुराना प्राइस है 10 रुपीज और अब प्राइस हो गया 5 रुपीज. कितना चेंज आया? चेंज आया 5 रुपीज का, बट ये चेंज परसेंटेज के फॉर्म में कितना है? व्हाट इज द चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? अब सिंपल है,
कितना? 50%। कैसे हुआ? प्राइस पहले 10 रुपए था, अब प्राइस 5 रुपए हो गया, प्राइस आधा हो चुका। आधा मतलब क्या? 50%। तो प्राइस के अंदर 50% का चेंज है। ठीक है। अच्छा, डिमांड की बात करते हैं बच्चों। डिमांड पहले क्या था? डिमांड पहले 20 यूनिट्स का था। डिमांड पहले 20 यूनिट्स का था। अब प्राइस कम होने पर, जब प्राइस 10 से 5 हो गया, डिमांड हैज बिकम 40 यूनिट्स। डिमांड हो गया 40 यूनिट्स। व्हाट इज द चेंज? द चेंज इज 20 यूनिट्स पॉजिटिव, क्योंकि डिमांड बढ़ गया। कितना परसेंटेज चेंज है? ये भी सिंपल है निकालना। देर इज 100% चेंज। आप समझो बेटा, पहले डिमांड था 20 यूनिट्स का, अभी डिमांड हो गया 40 यूनिट्स का। डिमांड हैज जस्ट डबल्ड। तो कितना परसेंटेज चेंज है? पूरा 100% का चेंज है ना। 20 का 100% कितना होगा? 20। 20 के अंदर 20 ऐड करा, नया डिमांड हो गया 40। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी अगर मैं इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूं, इट बिकम्स 100% अपॉन 50%। 100% अपॉन 50%, माई आंसर इज 2। तो ये 2 क्या आ रहा है बच्चों? ये 2 है डिग्री। ये जो 2 यहां पे आंसर आया, ये 2 क्या है? दिस 2 इज द डिग्री। व्हाट काइंड ऑफ डिग्री? इट इज द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। कहने का मतलब, ये 2 का मतलब क्या है? 2 का आप ट्रांसलेशन करो, व्हाट इज मेंट बाय 2 ओवर हियर। 2 का मतलब यह है कि अगर प्राइस में कुछ भी चेंज आएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी के अंदर 2 गुना चेंज आएगा। ठीक है ना? मतलब अगर प्राइस में चेंज 1 रुपी का है, तो क्वांटिटी में चेंज 2 यूनिट्स का आएगा, डबल आएगा चेंज। तो ये जो डबल है, ये क्या है? ये है डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड, और इसी डिग्री को अपन क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों, अभी मैंने आपको कोई कैलकुलेशन नहीं सिखाई है। ये कैलकुलेशन तो मैं आपको बहुत आखिर में सिखाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। अभी पहले मेरा फोकस ओनली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर है। ये समझाना है कि व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड नाउ इसका मीनिंग क्या हुआ, कि हम डिमांड के रेस्पॉन्सिवनेस को मेजर करना चाहते हैं। नाउ माय डिमांड इज रिस्पॉन्डिंग with respect to various factors that are affecting demand, such as price of the own commodity, as well as the cross goods, as well as the income. तो इसमें डिमांड का रिस्पॉन्स कितनी परसेंटेज से है? ठीक है। इस चीज को मेजर करना, एक डिग्री असाइन करना, इज सिंपली द कॉन्सेप्ट ऑफ ईडी। ठीक है। और मैंने आपको एक बहुत आसान सा फॉर्मूला भी सिखा दिया। हालांकि इस फॉर्मूले को अपन आगे जाके यूज करेंगे, बट आपको चैप्टर का एक थीम समझ में आना चाहिए कि चैप्टर का थीम क्या है। तो फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको मैंने अप्लाई करा, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल केस सिखाया, और यहाँ पे आंसर आ गया 2। इस 2 का मतलब क्या है? कि डिमांड में 2 गुना चेंज आएगा प्राइस के चेंज होने पर। ठीक है। और वो 2 गुना चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगा। नेगेटिव चेंज कब होगा? जब प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगा। तो चेंज पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। बट जो आपको ये स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ठीक है। तो अब बारी आती है आपके नोट करने की। क्या नोट करना है, जरा ध्यान देना। देखें आप यहाँ पे, जो आपको नोट करना है कंटेंट, टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड इसका फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ ईडी। मीनिंग ऑफ ईडी। अच्छा, बेसिकली जो अपने डिमांड की नंबरिंग चल रही थी, उसको अब मैंने खत्म कर दिया और यहां से एक नया पॉइंट शुरू कर दिया। डिमांड एंड सप्लाई का पूरा चैप्टर ऑनगोइंग है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट डिमांड का था, सेकंड पार्ट अब ये है, और थर्ड पार्ट हमारा सप्लाई का आएगा। क्या लिखा है? It refers to the measurement of responsiveness of change in quantity demanded. एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। measurement of responsiveness of change in quantity demanded with respect to what? With respect to change in factors affecting demand of the commodity. जो भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पी एक्स, पी ओ, वाई टी, ई एक्स एंड वाई डी, ये सब फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सच फैक्टर्स कैन बी, यहां पे पॉपुलर फैक्टर कौन कौन से हैं? ओन प्राइस, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स एंड द कंज्यूमर्स इनकम। तो इसका मतलब हमारे पास में ईडी 3 तरह का हो सकता है। पहला है प्राइस ईडी, दूसरा है इनकम ईडी, और तीसरा है क्रॉस ईडी। बट हमारा जो मेजर फोकस है वो किसके ऊपर रहेगा? ऑन द प्राइस ईडी।
ठीक है। यानी जब भी आपसे कोई ईडी की बात करेगा तो नॉर्मली हम किस ईडी की बात कर रहे हैं, अपन प्राइस ईडी की बात करते हैं। नॉर्मली वी टॉक अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जब डिमांड में चेंज आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस, इट इज कॉल्ड व्हाट, प्राइस ईडी। जब डिमांड में चेंज आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द बायर्स, इट इज नोन एज इनकम ईडी। जब डिमांड में चेंज आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, सब्सिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट, इट इज कॉल्ड क्रॉस ईडी। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको इसके नोट्स भी फ्लैश आउट कर दिए। अब आपका काम है इसको नोट करना। इसको नोट जब आप करेंगे तो फिर मैं आपको जो आगे का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा पहला मेन टॉपिक आएगा प्राइस सीडी, मैं उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। नोट इट डाउन प्लीज। You have 5 minutes time with yourself. Note it down. The meaning of ED.
Okay, students, continuing further now, we come to our first important topic, that is price ED. Price ED. So, what is meant by price ED? When you measure the percentage change in quantity demanded with respect to percentage change in own price, it is known as price ED. तो ये इसको आप नोट करें बच्चों। और मैं यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला है उसको लिख देता हूँ, हालांकि हम फार्मूले वाले जो कैलकुलेशंस है वो आगे के क्लास में परफॉर्म करेंगे। आज हम समझेंगे कि इसका बेसिक मेथड क्या है एंड इसकी अलग अलग डिग्रीज क्या है, और वो आपको फॉर्मूला देखकर अपने आप समझ में आएंगी, इसलिए मैं आपको भी बेसिक फॉर्मूला नोट करवा रहा हूं। सो द फॉर्मूला ऑफ प्राइस ईडी, जैसा कि मैंने डिस्कस करा था अभी आपके साथ में, बच्चों आप नोट करते जाएं इसको। नेगेटिव, सबसे पहले मैंने एक नेगेटिव साइन लगाया। नाउ व्हाई हैव आई इंट्रोड्यूस द नेगेटिव साइन इन केस ऑफ प्राइस ईडी? Because we already know that there is a negative or there is an inverse relationship between price and quantity demanded. When the price falls, the quantity rises. तो क्योंकि रिलेशनशिप नेगेटिव है ना, इनवर्स है, इसलिए अपन ने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करा है। सो इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded divided by the percentage change in price। तो बच्चों अभी मैं ये आपको चीज समझा नहीं रहा कि परसेंटेज कैसे निकालना है, ये तो प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। और कई बच्चों को तो परसेंटेज निकालना आता भी होगा, क्योंकि ये सबने सीखा हुआ है क्लास 7th में 8th में। स्टिल अगर किसी को नहीं आता, कोई बात नहीं, अपन आगे जाके सीख लेंगे, टेंशन ना लो इस बात की। बट अभी आप फॉर्मूले को समझो। बेसिक फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन? इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। ऑल द आपको मैं बताऊं, इस नेगेटिव साइन का आंसर से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी अगर आपका आंसर फाइनली -5 भी आता है, तो आपको नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। आप अपना आंसर क्या मानेंगे? 5 मानेंगे। नेगेटिव इज जस्ट एन इंडिकेशन ओवर हियर टू डिनोट दैट द रिलेशनशिप इज इनवर्स। यानी कि एक रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट नेचर का नहीं है। जैसे गिफ्ट एंड गुड्स में डायरेक्ट होता है ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लग्जरी गुड्स में या वेबलिन गुड्स में क्या होता है? जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। यहाँ पे रिलेशन क्या है? नेगेटिव है। ये बताने के लिए कि हम डिमांड के एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे। बाकी नेगेटिव का एज सच कोई रोल नहीं है। अगर आपका आंसर -3 भी आएगा तो आपको ये नहीं बोलना कि डिग्री -3 है, आप क्या बोलेंगे? डिग्री 3 है। माइनस is just an indication of the negative relationship। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नोट करें बच्चों ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला। प्राइस ईडी इज नेगेटिव परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बच्चों मैंने ये बात यहाँ पे इंडिकेट भी कर दी है कि हमने नेगेटिव साइन का इस्तेमाल क्यों किया है। नोटेड डाउन। फिर इसके बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज जो एक्सप्लेन करूंगा, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस ईडी, जो इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार जब वो समझ में आएगा, फिर अपन फॉर्मूलेज वाले क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे।
फटाफट से कॉपी करेंगे। आप देखो जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है बिल्कुल वैसा ही उसका डेफिनेशन है। प्राइस ईडी इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और मैंने इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना दिया। तो बच्चों कॉपी कर लिया ये। चलिए अब ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं कि हमारे सामने ईडी की कितनी पॉसिबल डिग्रीज हैं। हाउ मेनी डिग्रीज आर पॉसिबल फॉर प्राइस ईडी। अच्छा, वैसे अपन जब भी डिमांड के ईडी की बात करते हैं कि कितना इलास्टिक है या नहीं है, तो हम बेसिकली दो टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन दो टर्म्स होता है इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड। या तो डिमांड इलास्टिक होगी या डिमांड इन इलास्टिक होगी। बट इस इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में और भी कुछ डिग्रीज आती हैं। तो कुल मिलाकर यहां पे 5 अलग अलग डिग्रीज हैं ईडी की। एंड दीज 5 डिग्रीज आर व्हाट? द फर्स्ट डिग्री इज ईडी मोर देन 1। ओके, अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लो। ईडी मोर देन 1। द सेकेंड डिग्री इज ईडी लेस देन 1। द थर्ड डिग्री इज ईडी इक्वल टू 1। Degree number 4 is ED is equal to infinite, and the last degree is ED is equal to 0। ठीक है, ये 5 पॉसिबल डिग्रीज हैं डिमांड की इलास्टिसिटी की। ठीक है, 5 डिग्रीज हैं। मैं आपको पांचों के पीछे मीनिंग समझाऊंगा और ये क्यों हुआ इसका भी अपन रीजन समझेंगे। ठीक है, वन बाय वन, स्टार्टिंग विथ ईडी मोर देन 1। So just look at the simple formula. We are starting with ED more than 1. Just look at the formula to find out the ED. The formula is percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price. तो आप मुझे बताएं कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे आंसर मोर देन 1 कब आएगा। इफ यू वांट दिस आंसर एज मोर देन 1, इफ यू वांट ईडी एज मोर देन 1, तो पॉसिबल कब है समझ कर देखो। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्यूडी 20 लेता हूं और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10 लेता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2। सो 20% अपॉन 10%, माई आंसर इज 2। सो वॉट आई मीन टू से ओवर हियर that if my percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in price, the result that I will get is what? एन इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी मोर देन 1 आएगा। तो मेरा पहला डिग्री है ईडी मोर देन 1, दैट इज इलास्टिक डिमांड। और इसका एक और नाम क्या है? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नाउ व्हाट इज मेंट बाय यूनिटरी इलास्टिक? इसका मतलब है 1। यूनिटी का मतलब क्या है? 1। तो 1 से ज्यादा मतलब मोर देन 1। सो ईडी इज मोर देन 1। कब पॉसिबल है? फॉर्मूला देखो, जब परसेंटेज चेंज इन क्यूडी की वैल्यू ज्यादा हो और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वैल्यू कम हो, तो ईडी का आंसर क्या आएगा? मोर देन 1। सिंपल कॉमन सेंस। डिमांड में चेंज 100% का है, प्राइस का चेंज 50% का। यही तो अपन ने एग्जाम्पल लिया था पहले। प्राइस में 50% का चेंज आया। पहले प्राइस 10 रुपीज था, अब प्राइस 5 रुपीज हो गया, तो प्राइस में 50% का चेंज आया। बट डिमांड पहले 20 यूनिट्स था, अब डिमांड 40 यूनिट्स हो गया, डिमांड में 100% का चेंज आया।
तो 100/50 आंसर आ गया 2, क्योंकि डिमांड का प्रपोर्शन चेंज ज्यादा है, प्राइस का प्रपोर्शनेट चेंज कम है, इसीलिए आंसर क्या आएगा, मोर देन 1। तो एक बड़ा सिंपल सिनेरियो है, आप देखें जरा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्यूडी इज हायर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज नोन एज इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस 10% से कम हुआ, बच्चों प्राइस 10% से कम हुआ, तो आपको मालूम है कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, बट मुझे डिमांड कम से कम कितना बढ़ाना है, कम से कम इस डिमांड को इंक्रीज करना है 10 से ज्यादा। अब 10 से ज्यादा 10.1 भी हो सकता है, 10.2 भी हो सकता है, 10.3 भी हो सकता है, 10.4 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है। बट अगर 10 से हल्का सा भी ज्यादा डिमांड चेंज हो गया, इसका मतलब डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिक। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जब प्राइस 10% से फॉल होगा और डिमांड 20% से राइज होगा, तो यहाँ पे चेंज कितना आ गया, ट्वाइस का, हम इसे क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड। अदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्राइस बढ़ गया 20% से, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगा, बट क्वांटिटी का चेंज यहाँ पे 20 से ज्यादा होना चाहिए, तो 20 से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, अगर 20.1 भी हो गया, तो भी क्या माना जाएगा, इलास्टिक डिमांड। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, प्राइस बढ़ा 20% से और क्वांटिटी फॉल हुआ 25% से, व्हाट इज इट, इट इज एन इलास्टिक डिमांड। आपको सिंपल सी बात है बच्चों, न्यूमिनेटर की वैल्यू ज्यादा लेकर आनी है, ठीक है। जब भी न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो आंसर क्या आएगा, मोर देन 1। सिंपल सी कहानी है, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। 5/4 का आंसर हमेशा मोर देन 1 होगा, बट 4/4 का आंसर 1 होगा, एंड 3/4 का आंसर 1 से छोटा होगा। बस तो 3 डिग्री तो आपको यूं समझ में आ जाएगी। अगर आपको ईडी लेस देन 1 चाहिए तो क्या होना चाहिए, न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, यानी 3/4, तो आंसर हो गया लेस देन 1। यानी जहां पे डिमांड का रिस्पॉन्स कम होगा और प्राइस का रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, आंसर आएगा लेस देन 1। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे प्राइस का रिस्पॉन्स कम है और डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा है। मतलब कमोडिटी इस तरह का है कि अगर प्राइस हल्का सा कम होता है तो उसकी डिमांड में काफी ज्यादा इंक्रीज आ जाता है। आपको मालूम है बच्चों, ऐसा कौन सी कमोडिटीज में होता है, ऐसा लग्जरीज के अंदर होता है। जब लग्जरीज का प्राइस थोड़ा सा कम होता है तो उसके लिए डिमांड काफी हाई प्रपोर्शन में बढ़ जाती है। मान के चलते हैं आईफोन का प्राइस पहले था 65,000, अब आईफोन का प्राइस हो गया 60,000। जैसे ही प्राइस कम होगा ना, उसकी डिमांड का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनके आईफोन खरीदने की इच्छा थी, बट हाई प्राइस की वजह से आईफोन परचेज नहीं कर रहे थे। जैसे आईफोन का प्राइस कम हुआ, उसकी डिमांड में एकदम से शूट अप हो गया, ठीक है। क्या है, लग्जरियस गुड्स के अंदर, ठीक है ना, जो गुड्स लग्जरियस नेचर के हैं, विंटेज कार्स, गोल्ड, डायमंड्स, इनके अंदर जनरली आप इस तरह का नेचर एक्सपीरियंस करेंगे कि डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आता है अगर थोड़ा सा भी प्राइस बदल जाता है तो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हालांकि ये वाली बात अपन आगे समझेंगे कि जब ईडी मोर देन 1 होगा तो उस गुड को अपन लग्जरी कहते हैं, बट मैंने आपको अभी ऐसे शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है ना, एक एग्जांपल दे दिया है कि ये चीज आप एक्सपीरियंस करेंगे इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स, ठीक है। सो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर केस ऑन अ डायग्राम, कैसे शो करना है बच्चों। जब भी हम इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाते हैं तो पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस एंड डिमांड, तो रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है, मतलब कि डिमांड कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। बट आप एक बात समझें, इस डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम को बनाने के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। एक और ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर 2। या तो मैं डायग्राम को इस तरह से बना सकता हूं या मैं डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं। डिफरेंस क्या है, अगर आप देखें तो ये दोनों के दोनों डायग्राम्स डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये वाला डायग्राम भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये वाला डायग्राम भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बच्चों, आपकी पढ़ाई की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप डायग्राम को देखकर समझ जाएं कि यहां पे ईडी का आंसर क्या आएगा। मुझे आपको इस लेवल की पढ़ाई करानी है, ठीक है। एंड इस बात को समझने के लिए मैं आपको भी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन दूंगा कि जो ईडी मोर देन 1 है वो इस डायग्राम के अंदर आएगा।
और इसमें नहीं आ पाएगा। मैं आज की क्लास के अंदर ही ये दोनों डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा आपको और आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ईडी मोर देन वन डायग्राम सेकंड के अंदर आएगा और डायग्राम वन के अंदर ईडी लेस देन वन आएगा। व्हाई इज इट सो? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप सेकंड डायग्राम देखेंगे, इट इज अ फ्लैटर डायग्राम। ठीक है, फ्लैटर का मतलब दैट इज मोर ओपन टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, अगर आप देखते हैं ये वाला कर्व, तो ये जो कर्व है इट इज मूविंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, काफी ब्रॉड है कर्व। ठीक है ना, चौड़ा है, बहुत फ्लैट है। बट अगर आप डायग्राम नंबर वन देखेंगे तो यहाँ पे ये जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व डी है, इट इज स्टीपर। स्टीपर का मतलब ये नैरो है, इट इज नॉट मूविंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये काफी क्लोज्ड कर्व है, जबकि सेकंड वाला बहुत ही ओपन कर्व है, ब्रॉड है। तो जहां पे कर्व ब्रॉडर होगा वहां पे जो ईडी आएगा वो ज्यादा इलास्टिक आएगा, और अगर कर्व स्टीपर होगा, नैरो होगा, तो उसका ईडी लेस देन वन आएगा। अभी प्रूव करेंगे अपन इस बात को, चिंता ना करें। बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ आपको कि हम डायग्राम को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट शुड बी द डिग्री ऑफ ईडी। ठीक है, नोट करें पहले इस चीज को, फिर डायग्राम बनाएंगे साथ साथ में। जल्दी से, गिविंग यू 2 मिनट्स। कॉपी करें इस पॉइंट को। बच्चों डायग्राम बनाए अब, तो डायग्राम के साथ प्रूव करेंगे अपन कि अगर मैं एक फ्लैट कर्व बनाऊंगा, यानी अगर मैं कर्व को ब्रॉड रखूंगा,
तो जो मेरा ईडी का वैल्यू है वो मोर देन 1 आएगा। ये फैक्ट मुझे प्रूव करना है। और बच्चों ये ज़रूरी भी है कि आप कर्व को देखकर आइडेंटिफाई कर पाएं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। आपके सामने कर्व बनाकर दे सकते हैं एंड दे में आस्क यू कि इसका ईडी क्या होगा। सो यू शुड बी एबल टू लुक एट द कर्व एंड आइडेंटिफाई। So here I have made a flatter curve. This is D, your demand curve. I am marking the axis X, O, Y. So on Y we have price, and towards X we have quantity demanded. Right? ऐसे ही बनाते हैं डिमांड कर्व। ये हमने सीखा था डिमांड के टॉपिक में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, अब बच्चों मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग्स कर रहा हूँ। Let us say that my old price is OP and the old quantity is OQ. बच्चों ओल्ड प्राइस है OP एंड द ओल्ड क्वांटिटी इज OQ। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब प्राइस OP था तो क्वांटिटी था OQ। आप मेरे साथ में बनाएंगे इस डायग्राम को, सब बच्चे मेरे साथ में ड्रॉ करेंगे डायग्राम। ये कंटेंट जो आपने लिखा है इसी के कनेक्शन में डायग्राम है। When the price is OP, the quantity demanded is OQ. Now, I am changing the price, I am reducing the price up to some extent. ठीक है, मैंने यहाँ पे प्राइस को कम कर दिया। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये प्राइस हो गया OP1 एंड द क्वांटिटी इज OQ1। अब आप क्लियरली इसको ऑब्जर्व करें और चाहे तो आप इसको स्केल से मेजर कर सकते हैं। What is the change in price? The change in price is PP1. आई थिंक अप्रोक्सीमेटली जो चेंज है वो 2 सेंटीमीटर्स का होगा। आप चाहें तो मेजर करके देख लीजिए। और यहां पे आप चेक करें चेंज इन क्वांटिटी। जब प्राइस फॉल हुआ तो क्वांटिटी राइज हुआ। विद द फॉल इन प्राइस द क्वांटिटी हैज राइजन। क्या आपको क्वांटिटी का चेंज भी 2 सेंटीमीटर दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा। प्राइस का चेंज थोड़ा कम है। आप देखो यहां पे प्रपोर्शन चेक करो, जो प्राइस का चेंज का प्रपोर्शन है वो कितना है? प्राइस का चेंज का प्रपोर्शन ये रहा, और जो क्वांटिटी का चेंज है वो ये है। आई थिंक क्वांटिटी का चेंज काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। अगर आप इसको मेजर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मालूम चल जाएंगी। और आपको मालूम है कि अगर क्वांटिटी का चेंज हल्का सा भी प्राइस के चेंज से ज्यादा होगा तो डिमांड क्या आएगा? इलास्टिक आएगा। यानी यहां पे ईडी क्या होगा? मोर देन 1। तो इसके पीछे रीजन क्या है? हियर ईडी is greater than 1. Why? Because change in quantity demanded. So what is the change in quantity demanded in मैथमेटिकल टर्म्स ओवर हियर? कितना क्वांटिटी में चेंज आया? पहले क्वांटिटी था OQ, अभी नया क्वांटिटी है OQ1। सो क्वांटिटी हैज चेंज्ड बाय QQ1। ठीक है ना? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज QQ1 is greater than what? Greater than change in price. So what is the change in price over here? The price original was OP and the new price is OP1. The change in price is PP1. ठीक है, मुझे तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि QQ1 की वैल्यू ज्यादा है और PP1 की वैल्यू कम है, क्योंकि क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है, रिस्पॉन्स ज्यादा है डिमांड का,
एज कंपेयर टू प्राइस, इसलिए ईडी क्या है, मोर देन वन। ठीक है, तो ये आपको मैंने प्रूव करा कि जितना फ्लैट डायग्राम होगा उतना आपका ईडी का वैल्यू ज्यादा आएगा। अब मैं आपको अगले केस के अंदर ये भी प्रूव कर दूंगा कि अगर डायग्राम को फ्लैट ना बनाकर स्टीप बनाया जाए, यानी कि नैरो डायग्राम बनाया जाए, तो उस केस के अंदर ईडी मोर देन वन नहीं, ईडी लेस देन वन आएगा। इस बात को प्रूव कर दूंगा मैं आपको। डायग्राम और कंटेंट कॉपी कर लिया सबने? बच्चों हम पढ़ रहे हैं डिग्रीज ऑफ ईडी, जिसका फर्स्ट पॉइंट है ईडी मोर देन वन, एंड ये इसका डायग्राम है। साथ में हमने रीजन भी लिख दिया, वाई इज ईडी मोर देन वन ओवर हियर। यहां तक नोट हो गया सबका? ठीक है, इस डायग्राम के नीचे लिखना नोट, a flatter demand curve, a flatter demand curve indicates elastic demand। ठीक है बच्चों, मैंने यहां पे लिखा अ फ्लैटर डिमांड कर्व इंडिकेट्स इलास्टिक डिमांड। जितना ज्यादा डिमांड कर्व फ्लैट होगा उतनी ज्यादा हमारी डिमांड इलास्टिक होगी। इलास्टिक होने का मतलब क्या है, डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा होना, प्राइस का रिस्पॉन्स कम होना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि प्राइस का रिस्पॉन्स कम होना और डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा होना, तो इनइलास्टिक का मतलब क्या होगा? इनइलास्टिक का मतलब एग्जैक्टली रिवर्स होगा। किसका? इलास्टिक डिमांड का। यानी अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इफ द आंसर इज इन इलास्टिक, यानी ईडी की वैल्यू है लेस देन वन। ईडी की वैल्यू लेस देन वन कब होगी? फॉर एग्जाम्पल डिमांड का चेंज है 20%, बट प्राइस का चेंज है 40%। डिमांड का चेंज है 20%, प्राइस का चेंज है 40%, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0.5। यानी जब भी प्राइस चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में डिमांड ओनली हाफ प्रपोर्शन में चेंज होगा। यानी अगर प्राइस हो गया 2 तो डिमांड का चेंज क्या आएगा? 1। ठीक है, यानी अगर प्राइस में ट्वाइस का चेंज होगा तो डिमांड में 1 टाइम चेंज आएगा। ये है इसका मीनिंग 0.5 का। और ये 0.5 क्या इंडिकेट करता है कि हमारी डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्राइस 10% से फॉल हुआ, इफ द प्राइस हैज फॉलन बाय 10%, तो आपको मालूम है क्वांटिटी बढ़ेगा, बट मुझे क्वांटिटी 10% से कम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10% से ऊपर चेंज आ गया क्वांटिटी में, इसका मतलब तो ईडी क्या हो जाएगा? मोर देन वन। तो यहाँ पे क्वांटिटी का राइज ओनली कितना है? 5%। अगर प्राइस राइज हुआ तो ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी फॉल होगा, बट क्वांटिटी का फॉल 25% से कम होना चाहिए, क्योंकि प्राइस का रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, डिमांड का रिस्पॉन्स कम होगा। तो डिमांड का रिस्पॉन्स ओनली कितना है? 15%। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इन इलास्टिक डिमांड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेयर द प्राइस इज रिस्पॉन्डिंग इन अ हायर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू व्हाट? क्वांटिटी। ठीक है, नोट करेंगे इन इलास्टिक डिमांड हमारा सेकेंड डिग्री। और फिर जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ये वाली बात कंप्लीटली प्रूव हो जाएगी कि जब कर्व नैरो होगा या स्टीप होगा तो ईडी लेस देन वन होगा, और जब कर्व हमारा ब्रॉड होगा या फ्लैट होगा तो ईडी आएगा मोर देन वन। नोट डाउन द कंटेंट ऑफ इनइलास्टिक डिमांड।
तो आइए बच्चों डायग्राम बनाते हैं। So we again have price and quantity demanded. On the y-axis, we have price, and on the x-axis, quantity demanded. तो बच्चों ऑब्जर्व करना, ये मैंने बनाया एक स्टीप कर्व, यानी कि नैरो है, and I am marking an initial condition between price and quantity. So let us say my initial price is OP and my initial quantity is OQ. Now there is a fall in the price. बहुत क्लियरली विजिबल है, आपको दिख भी गया होगा, मतलब इसको तो मेजर करने की जरूरत भी नहीं है. द डिफरेंस इज वेरी मच क्लियर. देयर इज अ फॉल इन प्राइस. व्हाट इज द फॉल इन प्राइस? पहले प्राइस था ओपी, अभी प्राइस हो गया OP1. प्राइस गिरने पर क्वांटिटी बढ़ेगा, ऑफ कोर्स क्वांटिटी बढ़ेगा. जरा आप देखो क्वांटिटी कितना सा इंक्रीज हुआ. प्राइस तो इतना सारा इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी इतना सा इंक्रीज हुआ. क्वांटिटी का रिस्पॉन्स कम है, प्राइस का रिस्पॉन्स ज्यादा है, इसीलिए यहां पे ईडी क्या है? लेस देन 1. क्या हमने ये बात प्रूव कर दी? यस. जितना ज्यादा कर्व स्टीप होगा, जितना ज्यादा कर्व नैरो होगा, उतनी ही डिमांड क्या होगी? इनलास्टिक होगी. जितना कर्व ब्रॉड होगा, जितना फ्लैट होगा, उतनी हमारी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी. सो हियर वी कैन से that our ED is less than 1 because change in quantity demanded, that is denoted by what? QQ1. In this case it is QQ1. पहले था OQ, अभी हो गया OQ1. तो चेंज कितना आ गया? QQ1. Change in quantity demanded QQ1 is lesser than change in price, is lesser than change in price, which is denoted by PP1. तो अब मैं यहां पे एक नोट डाल रहा हूं. A steeper demand curve, a steeper demand curve indicates, पर स्पेलिंग क्या है? STEEP. steep indicates inelastic demand. अच्छा, वैसे कमोडिटी वाइज बच्चों आपको क्या लगता है कौन से गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक होती होगी? जैसे आपको मैंने बताया कि जो लग्जरीज हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है. हल्का सा प्राइस चेंज होता है, डिमांड पे बहुत सारा इंपैक्ट आ जाता है. तो यहां पे प्राइस में बहुत सारा चेंज हुआ, फिर भी डिमांड के अंदर बहुत कम इंपैक्ट आया. तो ऐसे कौन से गुड्स होंगे? ऐसे गुड्स लग्जरीज तो नहीं हो सकते, क्योंकि लग्जरी में तो ज्यादा इंपैक्ट आता है. बच्चों ये जो गुड्स हैं इनको हम बोलते हैं नेसेसरीज. जैसे कि सॉल्ट है. अब एक बात समझो कि अगर सॉल्ट के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ भी जाए, बहुत सारा प्राइस कम हो गया, तो भी ऐसा तो नहीं है कि आप जो सॉल्ट है वो एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर परचेज कर लोगे. नहीं, सॉल्ट कंजम्पशन की एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है. शुगर, शुगर भी क्या है? एक तरह से नेसेसिटी है, तो आप उसको बहुत एक्सेसिवली परचेज नहीं कर सकते. पेट्रोल आज के टाइम पे एक नेसेसिटी बन चुका है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए जरूरी है. आपके कार में आपको फिलिंग कराना पड़ता है. अब कार की कैपेसिटी है,
अगर पेट्रोल का प्राइस कम भी हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर पे पेट्रोल के कैंस भर के रख लोगे, नहीं ना। जितना कार में आ गया ठीक है, नो बडी बॉदर्स कि मुझे पेट्रोल का भी एक टैंक फिल कराना है अपने घर के अंदर। ऐसा कोई रिस्की काम करते हैं क्या? कोई भी नहीं करता। तो बच्चों नेसेसिटीज के केस के अंदर जो डिमांड होगा वो इनइलास्टिक होगा, यानी प्राइस कम होने का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस कंज्यूमर के डिमांड पे नहीं आएगा। टूथपेस्ट है, इट इज अ काइंड ऑफ अ नेसेसिटी फॉर यू, कि ठीक है सुबह आपको उठकर ब्रश करना है। अब ऐसा नहीं कि अगर प्राइस कम हो जाएगा तो आप कोई बहुत सारा उसका स्टॉक इकट्ठा कर लेंगे, नहीं। जितना आपको भी रिक्वायर्ड आप उतना ही लेंगे, एक्सेसिव परचेज आप नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो इस केस में जो ईडी होगा वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। नोट कर लीजिए। एंड इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विथ 3 मोर डिग्रीज। एंड फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आप समझ पाएं कि आंसर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ईडी का। वैसे एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है,